O73 हिंदी अध्याय 361 250,000 योग्यता अंक। वापस लौटने पर मुझे एक लबादा खरीदना चाहिए। पहाड़ी से नीचे उतरते समय मैंने सोचा, हालांकि यह लंबा चमड़े का जैकेट अच्छा है, लबादा और भी बेहतर होगा। वे न केवल पतले हैं बल्कि लंबी जैकेटों की तुलना में अधिक गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। मैंने कैवेंडिश किले के अंदर और बाहर कई लोगों को लबादा पहने देखा है, इसलिए यह अजीब नहीं लगेगा। मैं हमेशा से सार्वजनिक रूप से और साहसिक यात्राओं के दौरान लबादा पहनना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि कोई भी इसे नहीं पहनता है, मैंने भी इसे नहीं पहना क्योंकि मैं अलग नहीं दिखना चाहती थी। लेकिन फोर्ट कैवेंडिश में लबादा पहनना कोई समस्या नहीं है। मैं अब अंततः सार्वजनिक रूप से लबादा पहनने के अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ। रेडमैन से मैना क्रिस्टल्स एकत्रित करने के बाद मुझे वहां से निकले हुए 15 मिनट हो चुके हैं। मुझे सार्डाइन हिल्स की सीमा से बाहर निकलने में अभी 1.5 घंटा और लगेगा। जब तक मैं सार्डिन हिल्स में हूं तब तक खतरा है, सार्डिन हिल्स से बाहर निकलने के बाद खतरा काफी कम हो जाएगा। आज वास्तव में कुछ हुआ। मैंने सार्डिन हिल के बारे में जो पढ़ा था उसके अनुसार यहाँ 90% ग्रिम जाति के राक्षस या तो लेफ्टिनेंट स्तर के हैं या कैप्टन स्तर के हैं, और ये ग्रिम जाति के राक्षस औसत ताकत के हैं। लेकिन मैंने जो पढ़ा था उसके विपरीत मैंने जो अनुभव किया, न केवल मेरे सामने आए सभी राक्षस कुलीन हैं, बल्कि प्रमुख स्तर के कुलीन राक्षस भी थे जो गुप्त कौशल का उपयोग कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आज मैंने क्या अनुभव किया, सौभाग्य या दुर्भाग्य, क्योंकि मैंने सौभाग्य प्राप्त किया लेकिन मुझे दुर्भाग्य भी सहना पड़ा। मेरी वर्तमान स्थिति में मैं अधिक से अधिक केवल लेफ्टिनेंट स्टेज राक्षस से ही लड़ सकता था और उस राक्षस की ताकत औसत होनी चाहिए। यदि मुझे लेफ्टिनेंट स्टेज की तुलना में एक कुलीन लेफ्टिनेंट स्टेज ग्रिम रेस राक्षस या उच्च स्तर के ग्रिम रेस राक्षस का सामना करना पड़ा तो मेरे पास एकमात्र विकल्प भागना होगा। वर्तमान में मैं सार्डिन पहाड़ी के बीच से भाग रहा हूं। अगर कोई इसे देख ले तो वह निश्चित रूप से मुझे बेवकूफ कहेगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अपनी चोटों के कारण मैं अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए मैं जल्दी से इस क्षेत्र से बेहतर तरीके से बाहर निकलता हूं। एक और कारण ये भी है कि मेरे द्वारा रूल को मार दिए जाने के कारण कोई भी मुझ पर छिपकर हमला नहीं कर सकता था। समय बीतता गया और मैं अंततः सार्डिन हिल्स से बाहर निकल आया। सार्डिन हिल्स से बाहर निकलना ज्यादातर सुरक्षित था, सिवाय एक मुठभेड़ के जिसमें ग्रिम जाति के राक्षस और मनुष्य लड़ रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो दोनों ने अनदेखा करना चुना और लड़ना जारी रखा। जंगल में पहुंचने के बाद मैंने अपनी गति और भी बढ़ा दी और 1 घंटे से भी कम समय में जंगल से बाहर निकलने में सफल हो गया। जैसे ही मैंने बंजर भूमि की जमीन को छुआ, मैंने छलांग लगाई और अपनी हवा में चलने की कला को सक्रिय किया तथा फोर्ट कैवेंडिश की ओर भागा। फोर्ट कैवेंडिश की ओर जाते समय मैंने कई लोगों को फोर्ट कैवेंडिश की ओर वापस जाते देखा। सुबह में मैंने उन्हें 20 गुना से अधिक बार देखा तथा शाम होने तक उनकी संख्या और अधिक हो जाएगी। बाहर के विपरीत ग्रिम युद्ध क्षेत्र में बहुत कम लोग रात में चौकियों की सुरक्षा से बाहर रहना पसंद करते थे। इसका कारण बहुत सरल है, ग्रिम जाति के राक्षस को रात में विशेष लाभ होता है और कुछ ग्रिम जाति के राक्षस रात्रिच होते हैं जो केवल रात में ही शिकार करते हैं। रात का समय मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है, भले ही हम नाइट विजन या अन्य किसी उपकरण का उपयोग करते हों। जो लोग बाहर रहते हैं वे या तो पागल हैं या फिर उन्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। शाम होने पर मुझे शहर की छवि दिखाई देने लगी और 15 मिनट बाद मैं शहर के द्वार पर पहुंच गया। 45 मिनट बाद मैं थककर बिस्तर पर बैठ गया और शहर के अंदर प्रवेश करते समय मुझे जिस भीड़ का सामना करना पड़ा था उसके बारे में सोचने लगा। ये भीड़ वास्तव में मेरे लिए एक अनुभव थी। मैं थककर बिस्तर पर लेट गया और आधे घंटे तक वहीं रहा। मैं तभी उठा जब मुझे लगा कि मेरे शरीर से थकान कम हो गई है। ड्रोन प्राप्त करने के बाद मैंने जो पहली चीज की वह ये कि मैंने एडवेंचरस पैराडाइज से ड्रोन को बुलाया ताकि मैं ग्रिम रेस राक्षस से प्राप्त सभी सामान जैसे उनकी कलाकृतियां और भंडारण को प्रस्तुत कर सकूं। 1 सप्ताह में मैं भंडार से प्राप्त सभी चीजों की सूची प्राप्त कर लूंगा तथा एडवेंचर पैराडाइज द्वारा उनके लिए प्रस्तावित मूल्य भी प्राप्त कर लूंगा तथा इसके बदले में एडवेंचर पैराडाइज 30% या तो सामान के रूप में या धन के रूप में लेगा। ड्रोन 15 मिनट में आएगा, तब तक मुझे गुप्त तरीकों के बारे में शोध करना चाहिए। मुझे लंबे समय तक खोज नहीं करनी पड़ी क्योंकि मुझे एडवेंचरस पैराडाइज से सभी आवश्यक जानकारी मिल गई और वह भी मुफ्त में। लानत है, जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया तो मेरे शरीर से विस्मय की ध्वनियां और श्राप निकलने लगे क्योंकि मैं लगातार गुप्त विधियों के बारे में पढ़ रहा था। गुप्त विधियों का उपयोग कोई भी कर सकता है और यही कारण है कि हम मनुष्य भी इसका उपयोग करने में सक्षम हैं।
मुख्य रूप से ऑक्युल्ट विधि का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने नाइट से सफलता प्राप्त की है, लेकिन नीचे के लोग भी इसका कुछ प्रतिशत समझ सकते हैं। गुप्त विधि का उपयोग करने के लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक है समझ और दूसरी है क्षमता। नियम शक्ति की तरह गुप्त विधि को भी समझना पड़ता है, लेकिन नियमों की तुलना में इसे समझना 10 गुना कठिन है, विशेष रूप से नाइट चरण के लोगों के लिए। गुप्त विधि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और इसे केवल उन लोगों द्वारा लिखा या उकेरा जा सकता है जिन्होंने इसे कम से कम 10% समझा हो। जहां तक उनके काम करने के तरीके का सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में अनगिनत ऊर्जाएं मौजूद हैं और गुप्त ऊर्जा उनमें से एक है और उन्हें कुछ निश्चित तरीकों का उपयोग करके बुलाया और उपयोग किया जा सकता है। यहाँ यह नहीं लिखा गया है कि शरीर के अंदर गुप्त ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है, ये सिर्फ इतना कहा गया है कि जब कोई इसे समझ लेगा तो वह स्वतः ही समझ जाएगा, लेकिन गुप्त कौशल क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। गुप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए व्यक्ति के पास मजबूत मानसिक ऊर्जा, मजबूत शरीर और 95% से अधिक शुद्ध मन होना चाहिए, तभी शरीर गुप्त ऊर्जा को धारण करने में सक्षम होगा। सामान्यतः मानव कर्नल अवस्था गुप्त ऊर्जा को धारण करने के लिए मुश्किल से ही मापदंड को पूरा करती है, लेकिन उस ऊर्जा की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। यदि वे शक्ति के लालच में आकर अधिक गुप्त ऊर्जा को धारण कर लेते हैं जिसे वे संभाल सकते हैं, तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा उस रेटमैन के साथ होने की संभावना है, उसने अपनी क्षमता से अधिक गुप्त ऊर्जा का प्रयोग किया। ग्रिम रेस के लिए मानदंड अलग हैं, वे ल्यूटेनिक चरण से गुप्त कौशल प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास हम मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत शरीर और अन्य गुप्त तरीके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य भी लेफ्टिनेंट स्तर पर गुप्त विधि का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें मजबूत शरीर, मानसिक ऊर्जा और शुद्ध मन की सख्त आवश्यकताओं का पालन नहीं करना पड़ेगा। एकमात्र शर्त यह है कि व्यक्ति को नियम शक्ति की उच्च समझ होनी चाहिए और इसका उपयोग करते हुए नियम बोतल बनानी चाहिए जो गुप्त विधि का उपयोग करते समय गुप्त ऊर्जा का भंडारण कर सके। उन्होंने इसकी आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। जो लोग लव 3 नियम को समझते हैं, उन्हें मूल चरण के अपने चरम स्तर को समझने की आवश्यकता है। नियम शक्ति को केवल मूल चरण से बाहर निकलने से दूर रहना होगा। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने शीर्ष 3 स्तर के नियम को समझ लिया है, उनके लिए मूल स्तर के शीर्ष स्तर के नियम की समझ ही पर्याप्त है। जिन लोगों ने द्वितीय स्तर के नियम को समझा था, उन्हें मूल स्तर के उच्च स्तर पर नियम को समझना पड़ा था, जो मूल स्तर के शिखर स्तर तक पहुंचने से कुछ इंच की दूरी पर था। जिन लोगों ने शीर्ष द्वितीय स्तर के नियम को समझ लिया है, उनके लिए बुनियादी स्तर के उच्च स्तर की समझ पर्याप्त है। और अंत में, जिन्होंने प्रथम स्तर के नियम को समझ लिया, उन्हें बस इसकी समझ ही काफी थी, जो इस तरह लिखा गया था कि मुझे आश्चर्य हुआ। ये प्रथम स्तर के नियम कितने शक्तिशाली हैं। इनकी समझ ही किसी को गुप्त विधि का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। मैंने गुप्त कौशल के बारे में अन्य विविध जानकारी को जल्दी से पढ़ा ताकि पता चल सके कि मुझे वास्तव में क्या चाहिए, जो मेरी चोटों को जल्दी से ठीक करने का एक तरीका है। 20 मिनट की खोज के बाद अंततः मुझे वह मिल गया और उसमें लिखा था कि इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गुप्त विधि को समझ सके और मेरे घावों से गुप्त ऊर्जा को चूस सके, और दूसरा ये कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उच्च समझ के नियम को समझ सके और मेरे घावों से गुप्त ऊर्जा को जला सके। बकवास। 2 तरीके देखकर मैंने तुरंत वेब पर उन लोगों की खोज शुरू कर दी जो फोर्ट कैवेंडिश में ये सेवाएं प्रदान करते हैं और मुझे अगले ही मिनट वे मिल गए। लेकिन जब मैंने उनके द्वारा मांगी गई कीमत देखी तो मैं जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं सका। 2,50,000 योग्यता अंक, वे बैंक क्यों नहीं लूट लेते? मैंने जोर से चिल्लाया। इतनी कीमत मांगना कुछ तो है और यह सिर्फ 1 घंटे के लिए है, पूरे इलाज के लिए नहीं। यदि मेरे पास 2,50,000 पुण्य अंक भी हों, तो भी वे मेरे शरीर से इस गुप्त ऊर्जा को पूरी तरह से हटाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अब मेरे पास एकमात्र विकल्प बचा है कि मैं इस रहस्यमय ऊर्जा को स्वयं ही जला दूं। यह अच्छी बात है कि मेरे पास एशलिन है, अन्यथा मुझे तब तक जागते रहना पड़ता जब तक मैं अपने शरीर से सभी रहस्यमय ऊर्जा को बाहर नहीं निकाल लेता। धब धब। मैं आखिरी बचा पैराग्राफ पढ़ने ही वाला था कि मुझे बालकनी से आवाज सुनाई दी और देखा कि नीला ड्रोन मेरी बालकनी पर मंडरा रहा है। मैं धीरे से उठा और बालकनी की एक खिड़की खोली और अपने स्टोरेज से चीजें निकालने लगा और ड्रोन के अंदर आने वाली चीजों को स्टोरेज में रखना शुरू कर दिया। जब मैंने अंदर का सारा सामान रख दिया तो ड्रोन इतनी तेज गति से उड़ा कि कुछ ही सेकंड में वह मेरी आंखों से ओझल हो गया।
फोर्ट कैवेंडिश में ऐसा कोई नहीं है जो एडेंटोरस प्राडिस के ड्रोन को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे। जो हिम्मत करेगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिस्तर पर वापस आकर मैंने दस्तावेज के शेष बचे कुछ पैराग्राफ पढ़ने शुरू किए। ऐसा कहा जाता है कि फोर्ट कैवेंडिश में 13 अपूर्ण गुप्त विद्याएं हैं, जिनमें से 3 एडवेंचरर पैराडाइज में हैं, 5 एस श्रेणी के गिल्डों के पास एक है, जबकि शेष गुप्त विद्याएं विभिन्न दुकानों और संगठनों के पास हैं। इन अपूर्ण गुप्त विद्याओं को कोई तुच्छ नहीं समझ सकता, भले ही वे मूल गुप्त विद्याओं की 1% समझ के साथ लिखी गई हो। उस रेटमैन ने कहा था कि उसने अपने कबीले की पटिया में 1% से भी कम गुप्त कौशल को समझा था, लेकिन इसके बावजूद वह इतनी विनाशकारी शक्ति लाने में सक्षम था। इस दस्तावेज को पढ़ते हुए मुझे अचानक से रहस्यवाद पर भरोसा होने लगा। कोई भी ऐसी शक्ति की लालसा करेगा जो इस तरह के विनाश को अंजाम दे सके, लेकिन रहस्यवाद के कौशल को समझना बहुत मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो नाइट स्टेज के भीतर हैं। इतना ही नहीं, नाइट कौशल को समझने के लिए जो योग्यता अंक खर्च करने की जरूरत है वह बहुत अधिक है। वर्तमान में मैं ऐसी राशि के बारे में नहीं सोच सकता। मैं दस्तावेज पढ़ने के बाद उसे बंद कर देता हूं और बाथरूम की ओर चलता हूं। यह अच्छी बात है कि ये पट्टियां जलरोधी हैं और घावों को पूरी तरह से ढक लेती हैं, अन्यथा ताज़ा होना भी मेरे लिए असुविधाजनक और कठिन हो जाता। फ्रेश होने के बाद मैंने डिनर बनाना शुरू किया। अगर मेरे पास कुछ मेरिट पॉइंट होते तो मैं इसे ज़रूर ऑर्डर करता। मैं मासिक आधार पर कुछ मात्रा में मन क्रिस्टल को योग्यता अंकों में परिवर्तित कर सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें अभी खर्च नहीं करना चाहता था। मैंने रात्रि भोजन बनाना शुरू कर दिया। आज का रात्रि भोजन यथासंभव सादा होगा क्योंकि मैं कोई विस्तृत भोजन बनाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मैं जिन सामग्रियों का उपयोग करने जा रही हूं वे सभी विशेष होंगी, इसलिए रात्रि भोजन स्वादिष्ट तो होगा ही। आधे घंटे के भीतर ही भोजन तैयार हो गया और हम दोनों ने खाना शुरू कर दिया, और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, भोजन सादा लेकिन स्वादिष्ट था। एशलिन का चुपचाप खाना खाना इस बात का सबूत है कि यदि रात का खाना स्वादिष्ट नहीं होता तो एशलिन शिकायत करती तथा रात का खाना बनाते समय मेरी स्थिति की परवाह नहीं करती। रात का खाना खाने, प्लेटें साफ करने और अन्य काम निपटाने के बाद मैं बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गई। अब जब मैंने सारे काम निपटा लिए हैं तो अब काम शुरू करने का समय है। एशलिन, आप सो जाओ, जब मैं सो जाऊंगा तब तुम शुरू करोगी, मैंने एशलिन से कहा और उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए चाहते हुए उत्तर दिया। ये देखकर कि एशलिन अब सो रही है, मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में मौजूद गुप्त वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया। मुझे एक ही समय में 2 बार नियम शक्ति का प्रयोग किए हुए कई घंटे हो गए हैं और इसके कारण मैं मानसिक रूप से कमजोर महसूस करने लगा था और मुझे तेज सिरदर्द हो रहा था, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद सिरदर्द कम हो गया और मानसिक ऊर्जा भी पुनः प्राप्त हो गई। अब मैं तीव्र सिरदर्द महसूस किए बिना अपने नियम की पूरी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। ची, मैंने अपने मारक नियम की 100% शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, बिना कुछ रोके। जैसे ही मेरी सिनफायर ने पूरी ताकत से उस पर हमला करना शुरू किया और मैंने कुछ चींची की आवाज निकालनी शुरू कर दी। ये प्रक्रिया तीव्र प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह अत्यंत धीमी है। गुप्त ऊर्जा बहुत सघन और लचीली होती है, यहाँ तक कि इसके छोटे से हिस्से को जलाने में भी समय लगता है। ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी है और मुझे इसे जलाते समय अपनी पूरी एकाग्रता बनाए रखनी पड़ी, अन्यथा इस गुप्त ऊर्जा को जलाने में अधिक समय लगेगा। फिलहाल मैं बाहरी परत में मौजूद ऊर्जा को जला रहा हूं, मुझे जलने और घावों के भीतर गहराई तक प्रवेश करने में कुछ समय लगेगा। समय बीतता गया और मैं अपनी ऊर्जा को लगातार जलाता रहा तथा समय समय पर अपनी मांसपेशियों की खिंचाव को दूर करने के लिए अपनी बैठने की स्थिति बदलता रहा। ऊर्जा को जलाना एक बहुत ही उबाऊ काम है क्योंकि मुझे अपना पूरा ध्यान अदृश्य सूर्य अग्नि पर केंद्रित करना था, जो कि जलती हुई गुप्त ऊर्जा थी जिसमें सभी रंग थे और एक ही समय में कोई रंग नहीं था। ये परिभाषित करना बहुत कठिन है कि इस गुप्त ऊर्जा का रंग क्या है। घंटों बीत गए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और आधी रात आ गई जब मैं नीरस काम करता रहा। एकमात्र दिलचस्प बात यह है कि मैंने उस रहस्यमय ऊर्जा का काफी हिस्सा जला दिया है और अगर मैं भोर तक ऐसा करता रहा तो मैं इस ऊर्जा को तब तक जला सकता हूं जब तक मैं खंडहरों की गहराई तक नहीं पहुंच जाता। समय बीतने के साथ मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगी और उस वजह से थोड़ी नींद भी आने लगी, लेकिन मैंने खुद को नियंत्रित किया और सोचा कि मुझे भोर तक टिकना है। भोर होने के बाद ही मैं एशलिन और स्लीव को आराम दे पाऊंगा। मैंने प्रत्येक घाव को ध्यान से देखा, ये देखने के लिए कि क्या मैंने कोई कोना छोड़ दिया है, और यदि मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं वहां सूर्य की अग्नि ले जाऊंगा और वहां छिपी हुई गुप्त ऊर्जा को जला दूंगा।
जब मैं उस गुप्त ऊर्जा को जला रहा था तो मुझे सूर्य अग्नि की विशिष्टता का एहसास होने लगा। यद्यपि सनफायर की शक्ति अदृश्य है क्योंकि मेरी समझ अभी बेसिक स्तर से बाहर नहीं आई थी, फिर भी मैं इसकी शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सनफायर दूसरे स्तर की सबसे गर्म आग में से एक है। मूनफायर जैसे बहुत कम नियम इसके खिलाफ संतुष्ट करने में सक्षम है। यद्यपि मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं समझा है, लेकिन कुछ महीनों तक इसका प्रयोग करने के बाद मैं इससे काफी परिचित हो गया हूं, और यदि मुझे कुछ महीने और दिए जाएं तो मैं अपनी समझ को और भी बेहतर बना सकता हूं। आज मेरा मारने का नियम उन्नत हो गया है। अब यह मेरे स्रोत में सूर्य अग्नि के नियम के बराबर है और अब ये सूर्य अग्नि के नियम के तहत दबा हुआ नहीं है जैसा कि पहले था। जब एशलिन पहले सो जाती थी तो मुझे लगता था कि मेरे द्वारा किया गया हत्या का नियम एशलिन के स्रोत में अंकित हो गया है। अब उसके स्रोत में हत्या के नियम और मेरे नियम की समझ का स्तर समान था, और यदि हम में से किसी को भी नियम में नई समझ मिली तो ये स्वचालित रूप से दूसरे की आत्मा में अंकित हो जाएगा। अंततः मैं अपनी गैलरी की खिड़की से भोर की हल्की किरणों को देख सका, जिसे देखकर मेरा थका हुआ शरीर पुनः ऊर्जावान हो गया। मैं घावों के हिस्सों में गहराई तक जाने से ज्यादा दूर नहीं हूं। जब तक मैं और गहराई तक पहुंच जाऊंगा मैं सो जाऊंगा, और जब तक मैं जाग नहीं जाता तब तक आराम एशलिन पर छोड़ दूंगा। लानत है। मैं उस रहस्यमय ऊर्जा को जलाता रहा और अंततः मैं घाव के अंदर तक पहुंचने तक उस ऊर्जा को जलाने में सफल रहा, लेकिन जब मैंने वहां छिपी रहस्यमय ऊर्जा को देखा तो मैं जोर से कोसने से खुद को रोक नहीं सका। घावों के अंदर की गुप्त ऊर्जा बाहर की ऊर्जा से 3 गुना अधिक मोटी है और गहराई अभी शुरू ही हुई है। जब मैंने मानसिक ऊर्जा और तेज सिरदर्द की कीमत पर घाव के अंदर देखने की कोशिश की, क्योंकि इस गुप्त ऊर्जा में एक ऐसा तत्व था जो मानसिक भावना को विफल कर देता था। यही कारण है कि मैंने अंदर देखने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, लेकिन अब मुझे इसके अंदर देखना था। मैं जोर से गाली देना चाहता था, लेकिन मैंने खुद पर नियंत्रण किया और खुद को शांत करने के लिए 2-3 गहरी सांसें लीं। पहले मेरा अनुमान था कि पूरी ऊर्जा को खत्म करने में 2 से 3 दिन लगेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस सारी गुप्त ऊर्जा को खत्म करने में मुझे कम से कम 7 से 9 दिन लगेंगे। 9 दिन। मेरे पास 9 दिन हैं। कल मुझे एस क्लास गिल्ड से परिणाम मिलेंगे, स्वीकार किए गए या नहीं। मैं बैंडेज मैन की तरह बाहर नहीं दिखना चाहता, अगर संभव हो तो, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एशलीन उठो, उठो। मैंने एशलीन को हिलाया क्योंकि भोर हो चुकी थी और मैं बहुत थका हुआ और नींद महसूस कर रहा था, और 10 मिनट से अधिक नहीं टिक पाऊंगा, मैं इतना थक गया हूं। चबा चबा चबा। अंततः वह उस कष्टप्रद चहचहाहट के साथ जाग उठी जैसे कोई सुंदर स्वप्न का आनंद लेते हुए जाग गया हो। अब तुम्हारी बारी है, मैंने कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऊर्जा में बदलकर मेरे अंदर प्रवेश कर गई। अगले ही क्षण मुझे सूर्य अग्नि की शक्ति अपने शरीर को घेरती हुई महसूस हुई, जिसे देखकर मैंने तुरंत अपने घावों पर से सूर्य अग्नि का नियम हटा लिया। एशलिन ने अपनी सूर्य अग्नि की शक्ति से मेरे पूरे शरीर को ढक लिया और अगले ही क्षण उसकी सूर्य अग्नि घावों के अंदर पहुंच गई। मुझे ये कहना है कि सनफायर के नियम पर एशलिन का नियंत्रण मेरे नियंत्रण से कहीं बेहतर है। ये हत्या के नियम पर मेरे नियंत्रण से भी बेहतर है जिसे मैंने समझा था। सामान्यतः यदि किसी अन्य की सत्ता किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो व्यक्ति को दूसरों के शरीर को नुकसान पहुंचाने के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, विशेषकर यदि दूसरे पक्ष की सत्ता कमजोर हो। यदि सावधानी न बरती जाए तो व्यक्ति दूसरे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है या इससे भी बदतर स्थिति में उसकी हत्या कर सकता है। एशलिन और मैं एक बंधन साझा करते हैं और हमारा सनफायर नियम एक ही है, इसलिए भले ही उसकी सनफायर मेरे शरीर में नियंत्रण से बाहर हो जाए, यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक कि एशलिन का मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होगा। ये देखने के बाद कि एशलिन मुझसे बेहतर काम कर रही है, वह रहस्यमय ऊर्जा को जला रही है और बिना किसी चिंता के बिस्तर पर लेट गई और अगले ही पल सो गई। मेरी नींद शांत और स्वप्नहीन थी और जब दोपहर को जागी तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ क्योंकि कुछ गुप्त ऊर्जा जल गई थी और मेरे शरीर पर पहले की तुलना में कम दबाव महसूस हुआ। मैंने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे बाथरूम में जाकर फ्रेश हुआ और स्नान किया। स्नान करके बाथरूम से बाहर आने के बाद मैंने खाना गर्म करना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे और एशलिन दोनों को भूख लग रही थी। दोपहर का समय हमारे सामान्य दोपहर के भोजन के समय से काफी आगे निकल चुका था। यह मेरी तरफ से अच्छा हुआ कि मैंने आज बहुत सारा खाना बनाया ताकि आज बचा हुआ खाना खा सकूं। तो अब मुझे बस कल का खाना खाना है और दोपहर का खाना तैयार है। चबाओ चबाओ। जैसे ही मैंने प्लेटें परोसी, एशलिन उत्साह में मेरे पास आए, लेकिन उससे पहले मैंने अपने घावों को अपनी सूर्य अग्नि ऊर्जा से ढक लिया।
ताकि कोई भी गुप्त ऊर्जा मेरे शरीर में घुसपैठ न कर सके। अच्छी नींद लो, तुम्हें आज पूरी रात जागना है, मैंने एशलिन से कहा जब वह खाना खत्म कर रही थी। चबाओ, वह चहककर बोली और बालकनी की ओर उड़ गई। मेरा सिर हिलाया, मैंने अपने सारे काम निपटाए और फिर से बिस्तर पर बैठ गया और रहस्यमय ऊर्जा को जलाने लगा। पूरा दिन नीरस था, मैंने केवल यही किया कि अपने घावों की गहराई में छिपी गुप्त ऊर्जा को जला डाला। एशलिन पहले तो नहीं सोई, लेकिन वह तभी सोई जब सुबह होने को थी और जब मैं खाना बना रही थी तब वह जाग उठी। चबाओ चबाओ, एशलिन खुशी से चहकती है जब वह अपना विशेष भोजन समाप्त करती है, क्योंकि उसे न केवल सरल स्वादिष्ट भोजन मिला था बल्कि उसे विशेष भोजन भी मिला था जो हम जागरण स्थल से लाए थे। रात्रि भोजन के बाद मैंने तुरंत अपना शरीर एशलिन को नहीं सौंपा, बल्कि 2 घंटे तक रहस्यमय ऊर्जा को जलाता रहा, जब तक कि मैं बहुत थक नहीं गया। जब मैं और कुछ करने में असमर्थ हो गई तो मैंने अपना शरीर एशलिन को सौंप दिया और गहरी नींद में सो गई। आज मुझे परिणाम पता चल जाएगा। सुबह सुबह उठते ही मैंने सोचा, आज 3 दिन पूरे हो जाएंगे जब से मैंने एस क्लास गिल्ड को अपना आवेदन भेजा था। मैंने सोचा कि इसकी 3 दिवसीय नीति के अनुसार मुझे सुबह तक पता चल जाएगा कि मेरा आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं। मुझे आशा है कि मुझे एस क्लास गिल्ड में स्वीकार कर लिया जाएगा। न केवल वहां अद्भुत विशेषाधिकार हैं, बल्कि एक अपूर्ण गुप्त विधि भी है। वे विशेषाधिकार चाहे कितने भी महान क्यों न हो, उनकी तुलना उस प्यास से नहीं की जा सकती जो मुझमें गुप्त विधि के लिए है। मैंने तुरंत ही अपने मन से रहस्यमय विधि के बारे में विचार हटा दिए, क्योंकि यदि मैं इसके बारे में सोचता रहा तो मैं अपनी इच्छा से कहीं अधिक समय बर्बाद कर दूंगा। इसके साथ ही मैं बिस्तर से बाहर आ गया और अचानक मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे कि मैं पंख पर चल रहा हूं, और जब मैंने अपने हाथ से बैंडेज खोला तो पाया कि मेरा घाव ठीक होने का थोड़ा संकेत दिखा रहा था। यद्यपि दृष्टि बहुत छोटी थी, फिर भी मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा था कि मेरी चोट थोड़ी ठीक हो गई थी। मैं तुरंत अपने घाव पर ध्यान केंद्रित करता हूं और पाता हूं कि सूर्य की अग्नि पहले से कई गुना अधिक गुप्त ऊर्जा को जला रही है। खौफना। फिर मैंने अपने स्रोत पर ध्यान केंद्रित किया और देखा कि पीला चांदी का पंख अधिक प्रमुख हो गया था। न केवल इसकी चमक बढ़ गई थी, इसका आकार भी थोड़ा बढ़ गया था और इसने फिर से मेरे मारने के नियम के लाल रिबन को दबाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं जोर से हौंफने से खुद को रोक नहीं सका। ये समझ की प्रतिभा क्या है, मैं एशलिन की समझ की शक्ति पर आश्चर्यचकित था। सनफायर रूल अब बेसिक स्टेज के निम्न स्तर पर पहुंच चुका था और बेसिक स्टेज के मध्यम स्तर तक पहुंचने के लिए बस एक धक्का की जरूरत थी। एशलिन की सनफायर ने फिर से मेरे हत्या के नियम को पीछे छोड़ दिया है। मुझे जल्दी से अपने हत्या के नियम को कैश करना होगा या मेरा हत्या का नियम धूल में पीछे रह जाएगा, मैंने मजाक में सोचा। मैं सूर्य अग्नि की बढ़ती शक्ति से बहुत खुश हूँ। ऊर्जा जलने में जो अब 7 दिन से अधिक समय लगता है वह मूल 3 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि मेरा अनुमान सही है तो कल शाम तक मेरे शरीर में विद्यमान गुप्त ऊर्जा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। एशलिन सो गई और मैंने अपने घावों के भीतर गुप्त ऊर्जा को जलाना शुरू कर दिया और इसकी शक्ति बढ़ने के साथ मेरे लिए गुप्त ऊर्जा को जलाना बहुत आसान हो गया। यदि मैंने अब उस रेटमैन से लड़ाई की होती तो मुझे विश्वास है कि मैं उससे केवल सनफायर की शक्ति से आसानी से हरा सकता था और मुझे उससे लड़ने में कोई फायदा नहीं होता। यहां तक कि अगर वह मेरे खिलाफ इस्तेमाल की गई आखिरी चाल की शक्ति से भी लड़ता तो भी मैं उस रेटमैन को आसानी से मार सकता था। सनफायर शक्ति में उन्नति के साथ मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो गया हूं और बहुत कम लोग मेरा मुकाबला कर सकते हैं। मैं सिर्फ शेख ही नहीं बघार रहा हूं, इस बार सनफायर की शक्ति में वृद्धि बहुत अधिक है क्योंकि यह बेसिक चरण के मध्यम चरण तक पहुंचने से बस एक कदम दूर है। ऊर्जा जलाते हुए समय बीतता गया। कभी कभी मैं अपनी एकाग्रता को अपने होलोवॉच पर देखने के लिए विभाजित करता हूं, एस क्लास गिल्ड से मेल की प्रतीक्षा करता हूं, ये जानते हुए भी कि रात में मेल मेरी स्वीकृति या अस्वीकृति की खबर लेकर आएगा। जब से मैंने गुप्त कौशल की शक्ति का अनुभव किया है तब से मेरे अंदर इसके लिए प्यास पैदा हो गई थी और यही कारण है कि गिल्ड में गुप्त कौशल सीखना अन्य स्थानों की तुलना में काफी आसान है। यहाँ तक कि साहसिक कार्यों के स्वर्ग में भी व्यक्ति ने काफी अधिक योग्यता अंक एकत्रित कर लिए हैं तथा योग्यता अंक को समझने का अवसर मिलने से पहले ही योग्यताएं अर्जित हो जाती हैं। जहां तक अन्य संगठनों का प्रश्न है, उनके यहाँ की गुप्त विधि को समझना साहसिक स्वर्ग की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। इसलिए यदि मैं ऑकल्ट विधि सीखना चाहता हूं तो एस गिल्ड में शामिल होना मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। भनभनाना। समय बीतता गया और मैं बहुत तेज गति से गुप्त ऊर्जा को जला रहा था। जब मैं गुप्त ऊर्जा को जलाने में व्यस्त था तो मैंने अपनी होलोवॉच से एक कंपन सुनी।
मैंने गुप्त ऊर्जा को जलाना पूरी तरह बंद कर दिया और केवल सूर्य अग्नि की सुरक्षा बनाए रखी, क्योंकि मैंने उत्साहपूर्वक अपनी आंखें खोली। ये वास्तव में है। मैंने मेल पर एस क्लास गिल्ड का नाम देखते हुए जोर से कहा, ये ब्लैक क्लाउड से है। उनके पत्र में केवल 2 पंक्तियां थीं, लेकिन उसे पढ़ते ही मेरा दिल तितली की तरह फड़फड़ाने लगा। मुझे स्वीकार कर लिया गया है, उन्होंने मुझे अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मुझे कल तक उन्हें जवाब देना होगा, अन्यथा इसे मेरी ओर से अस्वीकृति माना जाएगा। मैं अभी हाँ कहकर जवाब देना चाहता था, लेकिन मैंने अपने आप को नियंत्रित किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या मुझे कोई और निमंत्रण मिला है। मैंने गिल्ड्स के बारे में काफी शोध किया है, हालांकि उनमें से 5 की शक्ति लगभग बराबर है, लेकिन उनकी कार्यशैली अलग अलग है। मैं उस गिल्ड में शामिल होना चाहता था जो अधिक स्वतंत्रता देता हो। अधिकांश गिल्ड टीम शिकार की वकालत करते हैं, खासकर जब नौसिखिए कमजोर होते हैं और शायद ही कभी उन्हें अकेले शिकार करने दिया जाता है। जबकि अधिकांश लोग सुरक्षा के लिए टीम शिकार शैली पसंद करते हैं। कोई हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रिम युद्ध क्षेत्र में आने वाले अधिकांश लोग उन संगठनों से होते हैं जो टीम शिकार की भी वकालत करते हैं। अधिकांश लोगों के विपरीत मुझे अकेले शिकार करना पसंद है और केवल दुर्लभ अवसरों पर ही मैं दोस्तों के साथ शिकार करने जाता हूं। इसलिए मैं उस गिल्ड में शामिल होना चाहता हूं जिसने मुझे शिकार करने की थोड़ी अधिक स्वतंत्रता दी और ब्लैक थंडर उस मानदंड पर खरा नहीं उतरा। बेशक अगर मुझे कोई प्रस्ताव नहीं मिला तो मैं निश्चित रूप से ब्लैक थंडर में शामिल हो जाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा भी दुखी नहीं होऊंगा। कई बार मेल पढ़ने के बाद मैं पुनः अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को जलाने में लग गया। भनभनाना। करीब 1 घंटे बाद एक और मेल आया। उसका नाम देखकर मैं थोड़ा निराश हो गया। जिससे मुझे निमंत्रण मिलने की उम्मीद थी, उसने मुझे मेल नहीं भेजा। रेड फ्लैग एक बहुत अच्छा गिल्ड है, लेकिन यह पागल लोगों से भरा हुआ है जो जोखिम लेना पसंद करते हैं। यही कारण है कि अगर कोई गिल्ड को वर्गीकृत करना चाहता है और देखना चाहता है कि कौन सा सबसे शक्तिशाली है तो वह रेड फ्लैग होगा। ये लोग इतने पागल हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं और वेब पर इसी कृत्य के बारे में एक लोकप्रिय चर्चा चल रही है। 13 साल पहले सिल्वर बटरफ्लाई की लड़कियों की 5 सदस्यीय टीम को खतरनाक क्षेत्र से सॉग्रिम रेस राक्षसों को मारने की चुनौती दी गई थी। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, लाल झंडे वाले उन 5 पागल लोगों ने मिशन स्वीकार कर लिया और गेट के सामने ग्रिम जाति के राक्षसों के 100 सिर रखकर मिशन पूरा भी कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि रेड फ्लैग के सभी 5 सदस्यों का शरीर खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी वे हंस रहे थे जब उन्होंने शहर के द्वार के सामने 100 सिर रखे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पागलपन का कारण उनका गुप्त कौशल है जो अन्य गुप्त कौशलों की तुलना में थोड़ा विशेष है। ऐसा कहा जाता है कि इस कौशल ने उनमें थोड़ा पागलपन डाल दिया। हालांकि रेड फ्लैग के लोग थोड़े पागल हैं, लेकिन उनके पागलपन में भी प्रतिभा छिपी हुई है। यही कारण है कि सभी 5 एस क्लास गिल्ड्स में रेड फ्लैग के सदस्यों में मृत्यु दर सबसे कम है, जो उनके पागल व्यवहार को देखकर विश्वास करना मुश्किल है। भनभनाना। मैं अभी लाल झंडे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने हाथ पर एक और कंपन महसूस हुआ और जब मैंने नीचे देखा तो मुझे एक और मेल दिखाई दिया। ये रेजिंग थंडर से है और वे मुझे अपने गिल्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, और मैंने बिना इंतजार किए हाँ में जवाब दिया। मैं रेजिंग थंडर्स के आमंत्रण का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यह एस क्लास गिल्ड है जिसके बारे में विवरण पढ़ने के बाद मेरा दिल इसमें लग गया। अन्य गिल्डों की तरह ये भी टीम शिकार की वकालत करता है, लेकिन अन्य टीमों के विपरीत यह अपने सदस्यों को अपनी ताकत साबित करने के बाद काफी स्वतंत्रता देता है। हालांकि मुझे कम से कम 3 महीने तक समूह मिशन करना होगा और अपनी ताकत साबित करने और अकेले शिकार करने की स्वतंत्रता मिलने के बाद भी मुझे मासिक रूप से कुछ टीम मिशन करने होंगे। यह मेरे मूड के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जब तक मैं अकेले शिकार कर सकता हूं, कभी कभी टीम मिशन भी मेरे लिए ठीक है। भनभनाना। कुछ समय बाद मुझे अंततः अंतिम एस क्लास गिल्ड साइट से निमंत्रण प्राप्त हुआ। ये वह गिल्ड है जो सबसे रहस्यमय तरीके से काम करता है, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उनका निमंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही रेजिंग थंडर से निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यदि मुझे रेजिंग थंडर से निमंत्रण नहीं मिला होता तो मैं निश्चित रूप से साइट में शामिल हो जाता। वे रहस्यमय तो हैं ही, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है और वे अपने सदस्यों को काफी समय बाद काफी स्वतंत्रता देना जानते हैं। मेरी आधिकारिक नियुक्ति 5 दिन बाद होगी, यानी 10 तारीख को, जब नए लोग चौकी पर पहुंचेंगे। ग्रिम बैटलफील्ड में गिल्ड अधिक सख्त हैं और अपने सदस्यों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। उन्हें ऐसा होना चाहिए, न कि साहसिक कार्य करना चाहिए जहां कोई सुबह किसी राक्षस का शिकार कर सकता है,
कोई मिशन पूरा कर सकता है और वापस आ सकता है। ये युद्ध का मैदान है, एक युद्ध क्षेत्र जहां लाखों लोगों की जान जा सकती है यदि ग्रिम जाति अचानक हमला कर दे, जैसा कि वे अनगिनत चौकियों पर करने की आदत रखते हैं। यहाँ ऐसी सख्ती जरूरी है, अन्यथा जानमाल की भारी हानि होगी। समय बीतता गया, रात बीत गई और एशलिन गुप्त ऊर्जा को जलाती रही और दिन निकला और फिर मैंने बड़ी तीव्रता से गुप्त ऊर्जा को जलाना शुरू कर दिया और ये तभी बंद हुआ जब दोपहर हुई, क्योंकि मेरे शरीर में मौजूद सारी गुप्त ऊर्जा अंततः समाप्त हो चुकी थी। मेरी त्वचा फिर से सुंदर हो गई है, मैंने कहा और अपने आप को पूरे लंबाई वाले दर्पण में देखा। मैंने अभी अभी स्नान किया था, जैसा कि मैं 2 दिनों से कर रही थी। ये कहा जा सकता है कि मैंने सिर्फ नहाया नहीं बल्कि धोया था और इससे मुझे असहजता हो रही थी। मैं तभी अच्छा महसूस कर पाता हूं जब मैं 1 घंटे तक संतोषजनक स्नान कर लेता हूं। अब मैं रहस्यमय ऊर्जा से मुक्त हो चुकी हूं और मेरी सारी चोटें ठीक हो चुकी हैं। अब ये सोचने का समय है कि अगले 5 दिनों में क्या करना है। एकमात्र विकल्प शिकार करना है। मैं गिल्ड में शामिल होने से पहले अंतिम बार अकेले शिकार करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद कुछ महीनों तक मुझे अकेले शिकार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। केवल 2 दिन है जब मैं शिकार कर सकता हूं, आज और कल, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं उन दिनों शिकार नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं गलती से फिर से प्रतिद्वंद्वी की तरह रेटमैन से टकरा गया और घायल हो गया और गिल्ड जैसे पट्टीदार आदमी तक नहीं पहुंच पाया, तो मुझे या तो कल या परसों जाना होगा। मैं कल नहीं जाना चाहता क्योंकि कल मुझे शहर का दौरा करना है। परसों ही वह दिन होगा जब मैं अंतिम बार अकेले शिकार करूंगा, फिर कुछ महीने बाद ही मैं फिर से अकेले शिकार का आनंद ले सकूंगा। कल की योजना बनाने के बाद मैं सो गया, क्योंकि 3 दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया था। जब मैं शाम को फिर से जागी तो मैंने जल्दी से खाना बनाया और फिर से सो गई, क्योंकि मेरी थकान अभी भी दूर नहीं हुई थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे अच्छा महसूस हुआ, बहुत तरोताजा और शरीर पर किसी भी तरह का बोझ नहीं था। शरीर और मन में हमेशा ऐसी भावना बनी रहती है, तभी कोई अभ्यास के मार्ग पर दूर तक चल पाएगा। स्नान करने और दोपहर का भोजन करने के बाद मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला। मेरा खाता लगभग क्रेडिट से खाली हो चुका है और मुझे अब योग्यता अंकों को परिष्कृत मैना क्रिस्टल के साथ बदलना होगा, लेकिन परिष्कृत क्रिस्टल के साथ मैं जितने योग्यता अंकों का आदान प्रदान कर सकता हूं, वो परिष्कृत क्रिस्टल के मूल्य से बहुत कम है। ग्रिम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नौसिखिए को एडवेंचरस पैराडाइज द्वारा नई योग्यता दी गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडवेंचरस पैराडाइज में आपकी पिछली योग्यता क्या है, आपने बाकी लोगों के समान ही योग्यता के साथ शुरुआत की होगी। वर्तमान में मेरी योग्यता स्तर 9 है। मेरे जैसे ही बैच में आने वाले सभी नौसिखियों की तरह इससे शायद ही कोई लाभ होता है। आमतौर पर एक परिष्कृत कोर 1 मिलियन मेरिट अंकों के लिए बेचा जाता है, लेकिन वर्तमान में मैं केवल 1 लाख मेरिट प्राप्त कर सकता हूं और शेष मेरी योग्यता के अनुसार अगले महीने मेरे खाते में स्थानांतरित हो जाएंगे। इसमें मुझे मैना क्रिस्टल की बिक्री से सभी योग्यता अंक प्राप्त करने में 10 महीने लगेंगे, जब तक कि मैं अपनी योग्यता में सुधार नहीं करता। अपनी योग्यता को स्तर 8 तक बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है कि मैं सौग्रिम जाति के राक्षसों को मार डालूं। सिर्फ एक मेजर स्टेज को मारने से मेरी हालत ऐसी हो गई, 100 को मारना तो वाकई मुश्किल होगा। सामान्य नौसिखियों को उस योग्यता को प्राप्त करने में 1 साल या उससे अधिक समय लगेगा, जबकि कुलीन वर्ग को कम समय लगता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपनी मौजूदा शक्ति के साथ 6 में अपनी योग्यता को आगे बढ़ा पाऊंगा। अगर मेरी शक्ति फिर से बढ़ गई तो यह और भी तेज हो जाएगा। योग्यता में आगे बढ़ना बहुत कठिन है। आगे बढ़ने के लिए हर स्तर का मानदंड कठिन होता जाता है। यही कारण है कि फोर्ट कैवेंडिश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एडवेंचरर्स पैराडाइज के ब्रांच मास्टर के पास केवल लव 3 योग्यता है। मैं लिफ्ट से उतर गया और एक एक्सचेंज बूथ की ओर चला गया, ताकि एक माना क्रिस्टल के बदले में मुझे 1 लाख योग्यता अंक मिल सके। ये एक्सचेंज बूथ वेस्टब्लिड सिटी के बूथों के समान ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वे राक्षस कोर खरीदते हैं और ये मैना क्रिस्टल हैं। 1 मिनट बाद मैंने लेनदेन पूरा कर लिया और अब मेरे खाते में 1 लाख मेरिट अंक हैं। 1 लाख योग्यता अंकों के साथ मैं शहर का भ्रमण करने के लिए अपने भवन के दरवाजे से बाहर निकला। ये वह रात है जब मैं शहर का भ्रमण करके वापस आया था और मेरी आंखों में आश्चर्य और दृढ़ संकल्प छिपा नहीं रह सका। मैं शहर द्वारा दी जाने वाली सेवा से चकित हूं और वे मुझे अंदर तक चकित करने में सक्षम हैं। मैंने उनके बारे में केवल जागृति मैदान में सुना था और कभी नहीं सोचा था कि मुझे उनका अनुभव करने का मौका मिलेगा। फ्रे वेब नॉवल कॉम। अब मैं अधिक क्रिस्टल कोर और मेरिट अंक अर्जित करने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित हूं, क्योंकि इनके होने पर ही मैं उन सेवाओं का उपयोग कर पाऊंगा।
एक बात जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वह है माइंड पैलेस नामक संस्था। वे 1 सप्ताह का कोर्स कराते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि केवल 1 या 2 लोग ही 1 सप्ताह तक टिक पाते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 1 सप्ताह का कोर्स पूरा करने में सक्षम होते हैं उनकी मानसिक ऊर्जा में काफी वृद्धि होती है। उस संगठन का नाम सोल पैलेस है और वे जो योग्यता अंक या मैना क्रिस्टल की मांग करते हैं वह बहुत अधिक है। मेरे पास मैना क्रिस्टल की मात्रा उस राशि के सामने एक बूंद से अधिक कुछ नहीं है। मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे आत्मा महल के लिए आवश्यक योग्यता अंक या मन क्रिस्टल की संख्या के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। नियम शक्ति का प्रयोग करने के लिए काफी मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और नियम जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतनी ही अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वर्तमान में मैं एक समय में केवल एक ही नियम शक्ति का उपयोग कर सकता था। 2 नियम शक्तियों का एक साथ 100% उपयोग करना अब असंभव हो गया था क्योंकि सिन्फायर की शक्ति काफी बढ़ गई थी। यदि मैं अपनी दोनों नियम शक्तियों का 100% उपयोग करना चाहता हूं तो मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ानी होगी। मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए शोधन इंजन की तरह कोई अभ्यास विधि नहीं है क्योंकि मानसिक ऊर्जा व्यक्ति की आत्मा पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे आत्मा ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। आत्मा बहुत नाजुक होती है लेकिन एक तरह से बहुत तन्यक भी होती है और यदि कोई अपनी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है तो आत्मा पर बार बार दबाव डालो कि वह अपनी सीमा से बाहर निकल जाए। जैसा कि मैंने कहा कि आत्मा नाजुक है, व्यक्ति को हर काम एक सीमा तक ही करना होता है और यदि उस पर बहुत अधिक दबाव डाला जाए तो वह अपनी आत्मा को चोट पहुंचाने का जोखिम उठाता है और यह सर्वविदित है कि आत्मा की चोटों को ठीक करना सबसे कठिन होता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आत्मिक ऊर्जा बढ़ाने की आजमाई हुई विधि मालूम है, बस यह विधि बहुत कठिन है और इसके कठिन होने के कारण मैंने पिछले कुछ महीनों से इसे नहीं किया है। आज मैंने खरीदारी पर लगभग 7000 मेरिट अंक खर्च किए थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह सार्थक होगा क्योंकि ये सभी चीजें शिकार के दौरान आवश्यक होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने एक छोटा लबादा लाया था और यह मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने शुरू में लंबा लबादा खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मैंने छोटा लबादा देखा तो मेरा दिल उस पर आ गया और मैंने तुरंत उसे खरीद लिया। यह मेरे द्वारा खरीदा गया सबसे महंगा कपड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत कीमती है क्योंकि यह मुझ पर बहुत शानदार लग रहा है। O74 हिंदी अध्याय 366 अभ्यास। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। कल मैं अंतिम बार अकेले शिकार करूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करने का मौका कब मिलेगा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि अकेले मिशन करने की अनुमति मिलने से पहले गिल्ड के साथ मेरे पास कितने समय तक मिशन है। मैंने 3 दिनों से शरीर शुद्धिकरण व्यायाम नहीं किया है। मैं पहले ही पहले कदम की 16वीं मुद्रा तक पहुंच चुका हूं। पिता ने कहा था कि अगर मैं 18वीं मुद्रा या उससे ऊपर पहुंच गया तो मुझे चमत्कार फल की ऊर्जा के साथ संपर्क करने का मौका मिलेगा। मैंने पहले ही 3 दिन का समय बर्बाद कर दिया है और मैं अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि चमत्कारी फल ऊर्जा ही मेरे लिए अत्यधिक कीमत चुकाए बिना शीघ्रता से स्तर ऊपर उठाने का एकमात्र अवसर है। मैंने आज का दिन भी बर्बाद नहीं करने की योजना बनाई थी, इसलिए मैंने अंडरवियर को छोड़कर अपने सारे कपड़े उतार दिए। गहरी सांस लेते हुए मैंने शरीर को साफ करने की तकनीक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम भी शुरू कर दिया। यह मेरा पहला मौका था जब मैं उन्हें एक साथ प्रयोग कर रहा था। मैं बॉडी क्लींजिंग टेक्निक के 16वें पोज पर हूं और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में 21वें पोज में से 7वें पोज पर हूं। पिछले 3 महीनों में मैंने कई बार सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज को प्रसारित करने की कोशिश की, लेकिन मैं ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया। इसमें बहुत दर्द है लेकिन मैं इसे दांत पीसकर संभाल सकता हूं, लेकिन रक्त संचार बहुत कठिन है। मुझे अपनी ऊर्जा को अपनी जादुई नसों के एक निश्चित मार्ग से गुजारना है और यही सबसे कठिन हिस्सा है। ऊर्जा को थोड़ा सा स्थानांतरित करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा और इसने मुझे इतना मानसिक तनाव दिया कि मैं बस हार मान लेना चाहता था और मैं अधिकांश समय हार मान लेता था, लेकिन अब मेरे पास वह विकल्प नहीं है। freewebnovel.com। अब ये जीवित रहने की बात है क्योंकि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज न केवल विशेष जीवन शक्ति प्रदान करती है, बल्कि यह मानसिक ऊर्जा भी प्रदान करती है और यही मेरी जरूरत है। मुझे बहुत सारी मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता है ताकि मैं बिना किसी मानसिक तनाव के अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकूं। न केवल नई मुहरें मुझे अधिक मानसिक ऊर्जा प्रदान करेगी, बल्कि यह मेरे शरीर को भी मजबूत बनाएगी और मुझे अधिक लाभ पहुंचाएगी, लेकिन विशेष रूप से 20 मुहरें बनने के बाद इसका अभ्यास करना बहुत कठिन है।
अपने आप को शांत करने के लिए कुछ सांसें लेते हुए मैंने उसी समय बॉडी क्लींजिंग टेक्निक सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अपने स्थान पर रुक गया। इन दोनों विधियों में शरीर और मन दोनों पर अत्यधिक दबाव डालना बहुत कठिन है, इसलिए मैं इन दोनों विधियों को करने में सामान्य से अधिक धीमी गति से कार्य करूंगा। मैं कुछ सेकंड के लिए रुका और फिर से प्रदर्शन शुरू किया। मेरी गति बेहद धीमी है, यह मेरी गति के बराबर है जब मैं बॉडी क्लींजिंग तकनीक की 10वीं मुद्रा करता हूं। मैंने धीमी गति से प्रदर्शन करना शुरू किया और मुद्रा में कोई गलती करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। चींटी जैसी गति के साथ मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक की पहली मुद्रा का प्रदर्शन करना शुरू किया और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में 7वें सर्कुलेशन तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक की दूसरी मुद्रा शुरू की, मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 7वीं चाल तक पहुंच गया था और अब असली चुनौती शुरू होती है, जो कि 8वीं चाल को प्रसारित करना है। जब मैं दूसरा आसन कर रहा था, मैंने 8वें मूव के लिए घूमने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत कठिन था, क्योंकि मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं 8वें मूव तक नहीं पहुंच पाया। ये देखकर मैं पीछे नहीं हटा और 8वीं चाल की ओर प्रयास करता रहा, चाहे मैं कितनी भी बार असफल रहा। जबकि मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास पर प्रयास करता रहा, शरीर शुद्धिकरण तकनीक में मैं 6ठी मुद्रा तक पहुंच गया। प्रतिदिन जब मैं अभ्यास करता हूं, तो मैं किसी तरह 16वें आसन तक तो कर लेता हूं, लेकिन जब भी मैं 17वें आसन को करना चाहता हूं, तो मैं गिर जाता हूं, क्योंकि मेरी सारी ऊर्जा और प्रदर्शन करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। समय बीतता गया, मैं अत्यंत धीमी गति से शरीर को साफ करने का व्यायाम करता रहा और प्रत्येक नए आसन के साथ मेरी नींद और भी धीमी होती गई, लेकिन फिर भी मैं 8वें परिसंचरण तक नहीं पहुंच पाया। इसके बावजूद मैंने प्रयास जारी रखा। टपक टपक। जब मैं शरीर शुद्धिकरण व्यायाम की 14वीं मुद्रा अत्यंत धीमी गति से कर रहा था, तो मेरे शरीर पर पसीने की बूंदें गिरती हुई दिखाई दे रही थीं। मेरा शरीर अब इतना पसीने से भीगा हुआ है कि एक भी हिस्सा सूखा नहीं बचा है। मैंने जो अंडरवियर पहना हुआ है, वह भी बहुत गीला हो गया है। यह अच्छा था कि मैं एक विशेष कालीन पर प्रदर्शन कर रहा था जो मेरे शरीर से निकलने वाले सारे पसीने को सोख रहा था, अन्यथा मैं अपने ही पसीने पर फिसलकर गिर जाता। मेरे साथ ऐसा पहले भी हो चुका था और इसीलिए मैंने एक विशेष चटाई लाई थी जो पसीना सोख लेती थी, ताकि मेरे साथ ऐसा दोबारा न हो। मैंने अंततः 8वें परिसंचरण में प्रवेश किया। सैकड़ों प्रयासों और पसीने से भरे शरीर ने अंततः भुगतान किया, क्योंकि मैंने 8वें परिसंचरण के अनुसार मन को प्रसारित करना शुरू कर दिया, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉडी क्लींजिंग तकनीक के 15वें पोज में मुझे बहुत थकान महसूस हुई। 15वें पोज को करते समय मुझे जो थकान महसूस होती है, उससे 3 गुना ज्यादा थकान महसूस हुई। मुझे ये सब थकान इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि मैं पोज को सामान्य से ज्यादा धीरे से कर रहा हूं, और इसलिए भी क्योंकि मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास कर रहा हूं। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 8वें मूव को शुरू करने के बाद मैंने बॉडी क्लींजिंग तकनीक पर अधिक ध्यान देना शुरू किया, ताकि मैं 17वीं मुद्रा कर सकूं। 16वां आसन, यह आखिरी आसन है जिसे मैं कर पाती हूं। इसके बाद मैं चाहे जितना भी आगे बढ़ जाऊं, मैं हमेशा असफल हो जाती हूं, क्योंकि मैं शरीर और मन दोनों से बेहद थक जाती हूं। 16वें आसन के आधे रास्ते में मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा खो दी है और अपने शरीर को थोड़ा सा भी हिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं बस रुकना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि मैं परिसंचरण के 8वें चरण तक कैसे आगे बढ़ पाया जो मैं नहीं कर पाया था, मैं आगे बढ़ता रहा। बहुत धीरे धीरे मैंने अंततः 16वें आसन का अंतिम भाग पूरा किया, लेकिन मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। उंगली हिलाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था और खड़े रहना भी मेरी इच्छाशक्ति को खत्म कर रहा था। इस बार अगर मेरी छोटी बहन मुझे हल्का सा धक्का भी दे तो मैं गिर जाऊंगी। उसके बारे में सोचते हुए मैं कुछ घंटे पहले अपने परिवार को किए गए फोन को याद किए बिना नहीं रह सकी। जब मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा और उन्हें उनके रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे से बचाने की इच्छाशक्ति के बारे में सोचा, तो मेरे मुंह पर मुस्कान आ गई। और ग्रिम जाति वास्तव में एक खतरा है। अगर किसी दिन वे फिर से अपना हमला तेज करते हैं, तो वे न केवल मेरे परिवार के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे। मेरी कोई भूली इच्छा नहीं है कि मैं सबसे मजबूत बनूं और पूरी मानवता की रक्षा करूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं उन लोगों की रक्षा कर सकूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। इस विचार के साथ मैंने दांत पीसते हुए चीख मारी और पूरे दिल से 17वें आसन को करना शुरू किया।
ऐसा करते हुए मैंने देखा कि सर्वोच्च युद्ध अभ्यास, जिस पर मैंने 8वें कदम तक पहुंचने के बाद से न्यूनतम ध्यान दिया था, वह भी सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 9वें कदम तक आगे बढ़ गया था। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास में यह अचानक प्रगति ने मुझे वास्तव में चौंका दिया, लेकिन मेरे पास इस पर खुश होने का समय नहीं है क्योंकि मैंने अभी 17वीं मुद्रा का प्रदर्शन करना शुरू किया था और सफल होने से पहले ही मैंने इसे पूरी तरह से निष्पादित कर लिया था। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास में अचानक प्रगति ने मुझे चौंका दिया, लेकिन मेरे पास इस पर खुश होने का समय नहीं है क्योंकि मैंने अभी 17वीं मुद्रा का प्रदर्शन करना शुरू किया था और सफल होने से पहले ही मैंने इसे पूरी तरह से निष्पादित कर लिया था। मेरी गति चींटी से भी धीमी है और हर सेकंड 1 घंटे जैसा लगता है। हर पल मैं हार मानने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन जब भी मैं ग्रिम जाति के राक्षसों के बारे में सोचता हूँ और वे मेरे परिवार के साथ क्या कर सकते हैं, तो इससे मुझे प्रेरणा मिलती है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हॉन्फना। जब मैं 17वीं मुद्रा कर रहा था, मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा का एक धागा अलग किया और अपने अंदर देखने लगा, और जब मैंने अंदर देखा तो अंदर क्या हो रहा था ये देखकर मैं हैरान रह गया। चमत्कारी फल की ऊर्जा जो मौजूद थी, अभी पूरी तरह से खर्च नहीं हुई थी। मेरे पिता ने मुझे बताया था कि चमत्कारी फल की ऊर्जा मेरे शरीर में मौजूद होने की केवल 50% संभावना है और केवल 18वें आसन या उससे ऊपर पहुंचने के बाद ही मैं इसे देख पाऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार मेरे पिता थोड़े गलत थे। चमत्कारी फल की ऊर्जा खर्च नहीं हुई और यह मेरे पिता द्वारा की गई भविष्यवाणी से 1 कदम पहले ही प्रकट हो गया, लेकिन पिछली बार की तरह इसकी मात्रा बहुत कम है और इस बार मुझे इसकी मदद से स्तर बढ़ाने से पहले इसे और अधिक खिलाना होगा। ऊर्जा की मात्रा को देखते हुए, यदि मैं इसे सामान्य गति से खिलाऊं तो इसमें लगभग 6 महीने लगेंगे, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था। यदि मुझे समय को 2 से 3 गुना कम करना है तो मुझे कई गुना अधिक प्रयास करने होंगे, अन्यथा मैं अपने बैच के अन्य नौसिखियों से पीछे रह जाऊंगा। हालांकि मेरी $95 की ताकत नियम शक्ति से आती है, लेकिन स्तर ऊपर करना भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर स्तर और चरण पर यह मानसिक ऊर्जा में एक छोटी सी वृद्धि देता है जो नियम का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। मानसिक ऊर्जा आवश्यक है, अन्यथा भले ही मेरे पास दुनिया की सारी नियम शक्ति हो, मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे तेजी से स्तर बढ़ाने की आवश्यकता होगी, या यदि मैं किसी खतरनाक प्रतिद्वंद्वी से भिड़ जाता हूं, तो मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मानसिक ऊर्जा नहीं है। मैंने सुरक्षा की प्रेरणा के साथ प्रदर्शन जारी रखा और 17वां प्रदर्शन करने के बाद भी मैंने रुका नहीं और 18वें आसन के लिए जारी रखा, लेकिन 18वें आसन को करने का मेरा बार बार प्रयास विफल हो गया क्योंकि 18वें आसन का दबाव इतना अधिक था कि मैं प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं था। ये देखकर कि आज 18वीं मुद्रा करना असंभव होगा, मैंने प्रयास करना छोड़ दिया और पुनः 17वीं मुद्रा करने लगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जितनी देर तक मैं शरीर को शुद्ध करने वाला व्यायाम करता रहा, जितना अधिक समय तक मैं प्रदर्शन करता रहा, चमत्कार की ऊर्जा को अपने आसपास की अन्य ऊर्जाओं को निगलने के लिए उतना ही अधिक समय मिला। यदि मुझे शीघ्रता से स्तर ऊपर उठाना है तो मुझे यथासंभव प्रयास करना होगा, अन्यथा मुझे अपना स्तर ऊपर लाने के लिए बहुत अधिक योग्यता अंक और क्रिस्टल खर्च करने पड़ेंगे। कुछ संगठन ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो त्वरित स्तर को ऊपर ले जा सकती हैं, लेकिन मैंने वेब पर जो पढ़ा है उसके अनुसार वे भविष्य के अभ्यास के लिए हानिकारक प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि मैंने यथासंभव स्वाभाविक रूप से स्तर बढ़ाया है। केवल तभी जब मुझे कोई नई विधि नहीं मिलती है तो मैं स्तर बढ़ाने के लिए भुगतान करूंगा। ग्रिम युद्ध क्षेत्र में धन होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ हर सेवा के लिए भाग्य की जरूरत होती है, चाहे वह आत्मा ऊर्जा को बढ़ाने वाली हो या वह सेवा जो स्तर को ऊपर ले जाती है, दोनों के लिए यहाँ भाग्य की जरूरत होती है। भाग्य कमाने का सबसे तेज तरीका शिकार करना है। ग्रिम जाति के राक्षसों का शिकार करना भाग्य कमाने का एकमात्र तरीका है। आप जितने उच्च श्रेणी के राक्षस का शिकार करेंगे, उतना ही अधिक पैसा कमाएंगे। जैसे जैसे मैं चमत्कारी फल की ऊर्जा को अन्य ऊर्जाओं को निगलते और अपनी मात्रा बढ़ाते हुए देखता रहा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे सुखद आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने देखा कि चमत्कारी फल की ऊर्जा निगलने की गति में लगभग 20% की वृद्धि हुई थी। यह एक छोटी राशि लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी है क्योंकि इससे मेरे स्तर को ऊपर उठाने का समय 1/5 कम हो जाएगा। यह एकमात्र बदलाव नहीं है जो मैंने देखा। चमत्कारी फल की ऊर्जा मूल रूप से रंग में मलाईदार है, लेकिन अब इसमें थोड़ा बैंगनी रंग था। यद्यपि मलाईदार रंग की ऊर्जा में बैंगनी रंग मुश्किल से ही पहचाना जा सकता है, मैं इसे केवल इसलिए देख पाया क्योंकि मैंने जानबूझकर अपनी मानसिक ऊर्जा को उस मलाईदार ऊर्जा के छोटे से हिस्से पर केंद्रित किया था। क्या यह उत्परिवर्तित हो रहा है?
मैंने अपने आप से धीरे से पूछा, यही एकमात्र उत्तर था जो मुझे मिल सका। बैंगनी रंग की हल्की परत, और मुझे लगता है कि निगलने की गति के कारण मेरे चमत्कारी फलों की ऊर्जा बढ़ गई। मैंने सोचा कि यह उत्परिवर्तन सही दिशा में जा रहा है। उत्परिवर्तन एक बहुत ही खतरनाक चीज है, ये सही या गलत दिशा में जाता है, और अगर कुछ उत्परिवर्तन गलत दिशा में जाता है तो ये भयानक परिणाम पैदा कर सकता है। फिर भी इसके बारे में बहुत शांत महसूस नहीं करते हुए मैंने इसे और अधिक सावधानी से देखना शुरू कर दिया, और इसे और अधिक ध्यान से देखने के लिए मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास को भी बंद कर दिया, जो मेरी अधिकांश मानसिक ऊर्जा ले रहा था, और केवल 17वीं मुद्रा को बार बार करता रहा। मैं बहुत बुरी तरह से रुकना चाहता था ताकि मैं आराम कर सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उत्परिवर्तन का अवलोकन करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि कुछ भयावह उत्परिवर्तन राक्षसों और मनुष्यों दोनों में होते हैं, और ये दिल को दहला देता है। जब भी मैं उस उत्परिवर्तन के बारे में सोचता हूं जो गलत हो गया था, तो मैं कांप उठता हूं। अब तक मैंने अपनी आंखों से सिर्फ 2 उत्परिवर्तन देखे थे, एक जब रेका रॉक पांडा डायमंड पांडा में बदल गया, और दूसरा चमत्कारी फल की ऊर्जा का उत्परिवर्तन जो मेरे अंदर निवास कर रहा है। यद्यपि मैंने पुष्टि की थी कि चमत्कारी फल की ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वह हानिकारक नहीं है, फिर भी मुझे इस पर सतर्क नजर रखनी होगी क्योंकि यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं तभी राहत की सांस लूंगा जब इस ऊर्जा का परिवर्तन पूरा हो जाएगा। यदि मेरा अनुमान सही है, जो कि मैं सोचता हूं, तो इसका कारण यह है कि मेरे चमत्कार फल की ऊर्जा को निगलने की गति लगभग 20% बढ़ गई थी, क्योंकि बैंगनी परत चमत्कार फल की ऊर्जा के प्रत्येक कण को ढक रही थी और बैंगनी परत चमत्कार फल की ऊर्जा के केवल 2% को ही ढक रही थी। फिर यदि उत्परिवर्तन पूरी तरह से एक फल में आ गया क्योंकि चमत्कार फल ऊर्जा पूरी तरह से बैंगनी हो गई और इस प्रकार इसका उत्परिवर्तन पूरा हो गया, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि चमत्कार के फल ऊर्जा की निगलने की गति क्या होगी, और उस समय मुझे इसकी भूख को निगलने के लिए कई राक्षस कोर और अन्य ऊर्जाओं को खाना पड़ेगा। freewebandsigmawell.com। माइकल को पता नहीं था कि उसके द्वारा कहे गए शब्द भविष्य में सच हो जाएंगे, लेकिन यदि ऐसा हुआ और निगलने की गति मेरी अपेक्षा के अनुसार बढ़ गई तो बहुत कम लोग मेरी गति के स्तर की बराबरी कर पाएंगे, मैंने सोचा, और मेरी आंखों में सितारे चमक उठे। धप! अंततः मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा तथा मैंने अपनी सारी ऊर्जा और इच्छाशक्ति का प्रयोग कर दिया। पिछली रात बहुत फलदायी रही। न केवल मैं अपनी बॉडी क्लीनिंग तकनीक को 17वें पोस्ट तक आगे बढ़ाने में सक्षम रही, बल्कि मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में भी 2 चालों से आगे बढ़कर 9वें पोस्ट तक पहुंचने में सक्षम रही। लेकिन ये दोनों उपलब्धियां चमत्कारी फल की ऊर्जा के उत्परिवर्तन की तुलना में फीकी हैं। यह मुझे मेरी कल्पना से परे अपार लाभ दिलाने में सक्षम होगी। आज मैं फिर से शिकार पर जाऊंगा और मेरा गंतव्य वही सार्डिन हिल्स है। बस आज मेरी योजना इसके उत्तरी भाग में जाने की है, जहां ग्रिम जाति के राक्षसों का घनत्व मध्य भाग की तुलना में थोड़ा अधिक है, जहां मैं पिछली बार गया था। आज मैं सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ गया और भोजन सहित अपनी सारी तैयारी 1 घंटे के भीतर ही कर ली। आखिरी बार यह जांचने के लिए कि मैंने सब कुछ पैक कर लिया है, मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला जहां होवर कार पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। 15 मिनट से भी कम समय में मैं शहर के दरवाजे पर पहुंच गया और ये देखकर राहत मिली कि पिछली बार की तुलना में यहाँ कम भीड़ है। हालांकि अभी भी हजारों लोग दरवाजों से गुजर रहे हैं, लेकिन ये संख्या पिछली बार की तुलना में कम है। जैसे ही मैं शहर के द्वार से बाहर निकला, मैंने हवा में छलांग लगाई और उस पर दौड़ना शुरू कर दिया, और पिछली बार की तरह मैंने सनफायर की शक्ति को अपने कौशल में शामिल कर लिया। मैंने अपनी गति पर प्रयोग करते हुए तेजी से बंजर भूमि को काटा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि संतुलित गति प्राप्त करने के लिए मैं अपनी कुशलता के साथ अधिकतम कितनी शक्ति का संयोजन कर सकता हूं, और जल्द ही मुझे इसका उत्तर मिल गया, जो कि 12% था। मैं वर्तमान में सनफायर की 12% शक्ति को अपने उड़ान कौशल में समाहित कर सकता हूं। मुझे बंजर भूमि पार करने में 1 घंटे से भी कम समय लगा, पिछली बार से 9 मिनट कम। जब मैं पहुंचा तो सूरज पूरी तरह उग चुका था और आसमान चमक रहा था। इस बार मैंने पिछली बार से अलग रास्ता लिया क्योंकि मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा हूं, पिछली बार मध्य की ओर नहीं। मैं बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा हूं ताकि कोई छुपकर हमला न कर सके। यद्यपि मेरे हत्या नियम के कारण मुझ पर छिपकर हमला करना लगभग असंभव है और इस जंगल में बहुत कम ग्रिम जाति के राक्षस हैं, फिर भी सुरक्षित रहना बेहतर है। सार्डिन पहाड़ियों के उत्तरी छोर तक पहुंचने में मुझे 1.5 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। रास्ते में मैंने 10 से अधिक लोगों को मेरी ही तरह जाते देखा, जबकि पिछली बार मैंने केवल 2 लोगों को ही जाते देखा था। सार्डिन हिल्स के उत्तरी भाग में न केवल ग्रिम रेस राक्षसों की अच्छी संख्या है,
बल्कि वहां मानव शिकारी भी अधिक है और सार्डिन हिल्स में ग्रिम रेस राक्षसों की संख्या अधिक होने का कारण यह है कि यह मध्य स्तरीय युद्ध शिकार मैदान से जुड़ा हुआ है। यद्यपि यह मध्य स्तरीय युद्ध भूमि के करीब है, फिर भी यह एक निम्न स्तरीय शिकार भूमि है और यही कारण है कि यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश ग्रिम जाति के राक्षस अभी भी लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर स्तर के हैं। यहाँ शायद ही कोई औपनिवेशिक स्तर का ग्रिम जाति का राक्षस दिखाई देता है। सामने दो पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी धुंधली घाटी देखकर मुझे डर लगने लगा और यहाँ आने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। कुछ ही दिनों में मेरी 2 नियम शक्तियों के बढ़ जाने के बाद मैं बहुत अधिक आवेगशील हो गया। मुझे केंद्रीय क्षेत्र में जाना चाहिए था, क्योंकि यह कुछ महीनों के लिए मेरा अंतिम एकल शिकार था और मेरी शक्ति में भी कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यह आवेगपूर्ण निर्णय लिया। सांस। मैंने एक लंबी सांस ली और इस शिकार के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर मैं अब सार्डिन हिल्स के मध्य भाग में जाना चाहता हूं तो ये केवल समय की बर्बादी होगी। मैं सार्डिन हिल्स के उत्तर में शिकार करूंगा, बस मैं बाहरी इलाके में शिकार करूंगा और गहराई में नहीं जाऊंगा। ये बात मन में रखते हुए मैं उस घाटी की ओर चलने लगा जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इस घाटी को क्लियर स्ट्रीम वैली के नाम से जाना जाता है और यह काफी खूबसूरत है। जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो मुझे घाटी की तस्वीरें काफी खूबसूरत लगीं। इसे क्लियर स्ट्रीम वैली के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस घाटी में पहाड़ियों से पानी की सैकड़ों छोटी छोटी धाराएं बहती हैं। ये धाराएं कई स्थानों पर मिलकर छोटी झीलों और तालाबों का निर्माण करती हैं। क्लियर स्ट्रीम वैली इस घाटी का एकमात्र नाम नहीं है, कई लोग इसे ब्लड स्ट्रीम वैली भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 600 साल पहले इसी घाटी में संघर्ष छिड़ गया था, जिसमें दोनों पक्षों की हजारों सेनाओं ने भाग लिया था और संघर्ष इतना तीव्र था कि केवल 10% प्रतिभागी ही जीवित बचे थे और घाटी में विभिन्न स्थानों पर मृत लोगों की कलाकृतियां दफन हैं। ऐसा कहा जाता है कि मारे गए लोगों का इतना खून बहा कि पूरी घाटी की मिट्टी लाल हो गई और 1 साल से अधिक समय तक लाल रही और इसीलिए इस घाटी को कभी कभी रक्तधारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सभी तथ्य सही नहीं है, लेकिन ये सिद्ध है कि ग्रिम जाति और मानव जाति के बीच तीव्र संघर्ष हुआ था और दोनों जातियों ने उस संघर्ष की भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन कोई निश्चित विजेता नहीं था। और यह भी सच है कि घाटी में विभिन्न स्थानों पर कलाकृतियां दफन हैं, जैसा कि कई लोगों ने समय समय पर पाया है। ये क्लियर स्ट्रीम घाटी सार्डिन पहाड़ी के उत्तरी भाग के बाहरी इलाके में है और मैंने यहाँ शिकार करने का फैसला किया। घाटी में प्रवेश करने के बाद मेरे कदम और भी अधिक सतर्क हो गए और मैंने मारक नियम को सक्रिय कर दिया तथा अपने शरीर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया ताकि मैं इंद्रियों में वृद्धि प्राप्त कर सकूं। यदि मैंने ऐसा तब किया होता जब मैं रेटमेंस जाल के पास पहुंचा था, तो मुझे कुछ मीटर पहले ही उनके घात को आभास हो जाता और मैं उनके छिपे हुए हमले के लिए अधिक तैयार हो जाता। हर किसी को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और इसीलिए मैंने हत्या के नियम को प्रसारित करना शुरू कर दिया, ताकि मैं पिछली बार की तरह निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि सक्रिय रूप से खतरे को महसूस कर सकूं। किलिंग रूल को पार करने के बाद मेरे कदम अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए थे तथा मैंने सावधानीपूर्वक घाटी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और घाटी में प्रवेश करने के ठीक आधे घंटे बाद मैंने युद्ध की हल्की आवाज सुनी और वे बहुत दूर नहीं बल्कि सामने से ही आ रहे थे। मैं वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं पिछली बार की तरह उत्साहित नहीं हूं, जहां मैं हर लड़ाई की जांच करना चाहता था। जो भी शिकार करने आते हैं वे अपने जोखिम पर आते हैं और स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वे कोई खतरा या कुछ हैं। जो आवाजें मैं सुन रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि लड़ाई इंसानों के पक्ष में है। अगर राक्षस जीत रहे होते तो मैं अवश्य जाकर जांच करता और अगर यह मेरे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता तो शायद मैं मदद भी कर देता। मैंने लड़ाई वाले स्थान के आसपास से बाईपास लेने का निर्णय लिया और अपनी पूर्व निर्धारित दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं घाटी में आगे बढ़ता गया मुझे लड़ाई की अधिक आवाजें सुनाई देने लगीं, लेकिन मैं उनकी ओर नहीं गया। घाटी वास्तव में ग्रिम जाति के राक्षसों से घनी है। घाटी में सिर्फ 40 मिनट में और मुझे लड़ाई की 5 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। घाटी में 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद मैंने दूरी से अपना पहला शिकार देखा। वे दोनों मेजर अवस्था में थे और फेदरमैन प्रजाति के थे। किस विशिष्ट जनजाति के थे यह मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं उनके काफी करीब पहुंच जाऊंगा। चुपचाप बिना कोई आवाज किए उन 2 पक्षी मानवों का पीछा करता रहा क्योंकि मेरी तरह वे भी शिकार की तलाश में थे। जल्द ही मैं इतना करीब पहुंच गया कि मेरी आंखें उन्हें साफ साफ देख पा रही थीं और उनकी शक्ति को महसूस कर पा रही थीं।
वे दोनों ग्रिम जाति के कबूतर जनजाति के हैं। मैंने पहले सोचा था कि वे उनके भूरे और सफेद फर के रंग को देखते हुए तीतर पुरुष होंगे, लेकिन अच्छी तरह से देखने के बाद मैंने पुष्टि की कि वे कबूतर पुरुष हैं और दोनों ही मेजर चरण में हैं। वे अन्य ग्रिम रेस राक्षसों की तरह पूर्ण शिकार गियर पहने हुए हैं और उनके हाथों में पतली तलवारें हैं। यदि पिछली बार मेरा उनसे सामना हुआ होता तो मैं निश्चित रूप से उनसे नहीं लड़ता। मेरे लिए एक प्रमुख चरण पर्याप्त है, लेकिन अब जब मेरी दोनों शासन शक्ति उन्नत हो गई है तो मुझे निश्चित रूप से उनसे एक साथ लड़ने का विश्वास है। और अगर मेरी किस्मत खराब है और वे दोनों अपने स्पिरिट टोटेम को बुला सकते हैं या ऑकल्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि मैं उनसे भागने में सक्षम हो जाऊंगा और मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं होगी कि मुझे अपने दूसरे शिकार में भी कुलीन ग्रिम रेस राक्षसों का सामना करना पड़े। नौसिखिए क्षेत्रों में कुलीन लोग काफी दुर्लभ हैं और यह मेरी बदकिस्मती की वजह से था कि पिछली बार मुझे 2 कुलीन लोगों का सामना करना पड़ा। निम्न स्तरीय शिकार के मैदान में कुलीन लोगों को देखना बहुत दुर्लभ है। वे आमतौर पर मध्य स्तर और उच्च स्तरीय शिकार के मैदान में पाए जाते हैं। मैंने अपने हत्या नियम को 100% सक्रिय किया और अपने छिपने के स्थान से बाहर चला गया। जब मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर चला तो उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे तभी देखा जब मैं कुछ कदम चला था। हेम, क्या तुम यह नहीं कह रहे थे कि तुम्हें कितनी भूख लगी है? और देखो, दोपहर का भोजन बिना हमारी खोज के ही अपने आप आ गया। एक कबूतरबाज ने अपने दोस्त से कहा। तुम सही कह रहे हो राहुल, यह इतना कमजोर है कि हम इसे 1 मिनट में खत्म कर देंगे। दूसरे कबूतर ने कहा और मुझ पर हमला कर दिया। पक्षी प्रकार के अधिकांश ग्रिम रेस राक्षस नाइट चरण में उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार जब वे नाइट चरण से ऊपर उठ जाते हैं तो वे उड़ना शुरू कर देते हैं और उनका कोई समान नहीं होता है। अन्य प्रकार के ग्रिम प्रजाति के राक्षस और मनुष्य उनकी तुलना नहीं कर सकते और शायद यही कारण है कि पक्षी प्रकार के राक्षस जीवित रहने के मामले में सबसे अच्छे राक्षस हैं। मैं जानता हूं कि अभी अभी उन्होंने जो कहा उससे मुझे गुस्सा आया है, क्योंकि मनुष्यों के खिलाफ लड़ने का हजारों वर्षों का अनुभव होने के कारण उन्हें हमारे बारे में भी उतना ही अच्छा ज्ञान है जितना हमें उनके बारे में है। वे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मैं साजन स्तर पर हूं और इसके बावजूद मैं शिकार पर गया था, और इसका मतलब है कि मैं स्पष्ट रूप से सतर्क रहने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। ऐसी रणनीतियां मुझ पर काम नहीं करेगी और हालांकि वे मुझे अपना भोजन मानते हैं, फिर भी मैं शांत रहता हूं। उन्हें तेजी से तलवार लेकर आते देख मैं भी उनकी ओर दौड़ता हूं, बस मेरी गति थोड़ी धीमी होती है। पक्षी दैत्य अपने हल्के वजन के कारण हवा और जमीन दोनों पर अपनी गति के लिए जाना जाता है, जिसका वे संपर्क में पूरा लाभ उठाते हैं। यद्यपि मेरी गति उनसे धीमी है, फिर भी मैं अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों से उनकी हर गतिविधि को देख सकता हूं। खटखट खटखट, मेरी तलवार और ढाल उनकी तलवार से टकराए और जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मुझे कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ जो मुझे ग्रिम जाति के राक्षसों के हमले का सामना करते समय महसूस हुआ था जब मैंने उनके हमले का सीधे सामना किया था। पक्षी राक्षस अपनी शारीरिक शक्ति के लिए नहीं बल्कि अपनी गति और तेजी के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि जैसे ही उनके हथियार मेरे हथियारों से टकराए, उन्होंने तुरंत अपनी कलाई मोड़ी और एक अलग दिशा से मुझ पर हमला कर दिया, और इस बार वे पहले की तुलना में दोगुनी और दोगुनी गति से हमला कर रहे थे। freewebnovel.com। यदि मैं अभी किलिंग रूल के स्थान पर सनफायर रूल का उपयोग कर रहा होता तो मैं हमले से बचने के लिए एक कदम पीछे हट जाता, लेकिन मैं किलिंग रूल का उपयोग कर रहा हूं और मैं स्पष्ट रूप से इस चाल को देख पा रहा था और इसका जवाब देने में सक्षम था। फ्लैंक 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 फ्लैंक। जैसे ही मैंने उनके हथियारों की दिशा देखी, मैं उनका मुकाबला करने में सक्षम हो गया और पिछली बार की तरह जैसे ही मैंने उनके हमले का मुकाबला किया, उन्होंने उसी पल दूसरा हमला कर दिया। वे लगातार हमले करते रहे और मैं उनका जवाब देता रहा। ये बहुत धीमी लग सकती है, लेकिन ये बहुत तेज गति से हो रहा है, और अगर मैं उस रेटमैन को छोड़ दूं जिसने मुझ पर गुप्त कौशल से हमला किया था, तो ये सबसे तेज समय होगा जब मैंने इस तेज गति से हथियारों का टकराव किया था। हम केवल 1 मिनट में 80 से अधिक बार हथियार पार कर चुके होते। यह अच्छी बात थी कि हत्या नियम ने मुझे बढ़ी हुई इंद्रियां और अंतर्ज्ञान दिए। अगर मैं सनफायर नियम का उपयोग कर रहा होता तो मेरे पास इन बेहद तेज हमलों से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। मेरी तीव्र जवाबी गति न केवल मेरे किलिंग रूल के कारण है, बल्कि मेरी बॉडी क्लींजिंग तकनीक के कारण भी है। यह इस वजह से है कि मेरा शरीर इतना लचीला हो गया कि मैं इतने अप्राकृतिक कोण पर जवाबी हमला कर सकता हूं। 20 मिनट बीत चुके थे और मुझे थोड़ी थकान महसूस होने लगी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। 20 मिनट तक हम दोनों ने जमकर लड़ाई की और 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया।
आम लड़ाई में एक दूसरे पर ताना कसते हुए या एक कदम पीछे हटते हुए एक छोटा सा ब्रेक मिल जाता है, इससे मांसपेशियों को थोड़ा आराम मिलता है और दिमाग भी शांत होता है। लेकिन ये लड़ाई इतनी तेज है कि अब हम हर मिनट में लगभग 100 वार कर रहे हैं और हमारी गति हर मिनट और तेज होती जा रही है। हालांकि इसे सक्रिय करने के बाद मुझे उन्नत इंद्रियां और अंतर्ज्ञान प्राप्त हुए, लेकिन इसकी कीमत भी थी कि जब मैं किलिंग रूल का उपयोग कर रहा हूं तो मुझे अपनी इंद्रियों, अंतर्ज्ञान और शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किलिंग रूल को प्रयोग करने में आमतौर पर सनफायर रूल की तुलना में 40% अधिक मानसिक ऊर्जा लगती है। फिर अंततः मेरी तलवार आगे के आदमी की रक्षा पंक्ति को भेदते हुए उसे काट डालने में सफल रही। हालांकि मैं केवल कुछ पंख ही काट सका, असली त्वचा नहीं, फिर भी यह मायने रखता है। मैंने सोचा था कि पंख वाले मुझे कोसेंगे या मेरी तलवार को उनकी सुरक्षा को भेदते देखकर कुछ ताना मारेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे घूरने तथा अपने हमलों को और भी तीव्र करने के अलावा कुछ नहीं कहा। समय बीतने के साथ मेरा अंतर्ज्ञान मजबूत होता गया और मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो गया। मुझे विश्वास है कि अगले 10 मिनट में मेरा अंतर्ज्ञान इतना मजबूत हो जाएगा कि मैं उन्हें घायल करने में सक्षम हो जाऊंगा और आधे घंटे में उनमें से एक मेरी तलवार से मारा जाएगा। हाँ, मैंने मन ही मन चिल्लाया, क्योंकि मैं आखिरकार पंख वाले आदमी की त्वचा को काटने में सक्षम हो गया और यह मेरी अपेक्षा से बहुत पहले हो गया। मैंने सोचा था कि मुझे इसकी त्वचा को काटने में लगभग 10 मिनट और लगेंगे, लेकिन मैंने इसे 4 मिनट बाद ही कर दिया। जैसे ही मेरा हमला जमीन पर हुआ, दोनों राक्षसों ने एक दूसरे की ओर देखा। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है और मैंने अपने सनफायर नियम का उपयोग करने के लिए तैयार हो गया। मरने के नियम के साथ उस परिणाम से डरते हुए नहीं जो तब आएगा जब 2 पंख वाले पुरुषों ने एक साथ पीछे की ओर छलांग लगाए और भागने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे 1 सेकंड में मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये देखकर मैंने उनकी तरफ देखा और सोचा कि अभी क्या हुआ। उनके भागने से मैं पूरी तरह उलझन में पड़ गया। क्या कोई तभी भागता है जब उसे हारने या मारे जाने का पक्का मौका हो, न कि तब जब उसे कोई मामूली चोट लगी हो। फायर स्ट्राइक, फायर स्ट्राइक, फायर स्ट्राइक। अपनी उलझन से बाहर आकर मैंने तेजी से अपने सबसे शक्तिशाली आक्रामक कौशल को सक्रिय किया और अपने गति कौशल को सक्रिय करते हुए हमला किया। हालांकि मैं उन्हें पेड़ों के बीच से नहीं देख सकता, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर सकता हूं और यह मेरे लिए प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए पर्याप्त है। मेजर स्टेज योद्धा के लिए मेरा फायर स्ट्राइक घातक नहीं है, भले ही इसे 100% रूल पावर के साथ मिला दिया गया हो, क्योंकि मेजर स्टेज योद्धा आसानी से उस हमले को महसूस कर सकते हैं जो उनकी ओर आ रहा है। मेरा इरादा उन्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि उन्हें धीमा करना था ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह मेरी इच्छाधारी सोच थी कि मेरा हमला उन्हें छू पाएगा, क्योंकि उन्होंने आसानी से मेरे हमले को चकमा दे दिया था। ये देखकर कि मैं रुक गया और उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि कोई फायदा नहीं था। अभी क्या हुआ? मैंने असमंजस में पढ़कर अपने आप से फिर पूछा। पहले हम एक पल लड़ रहे थे और अगले ही पल वे एक दूसरे को कुछ देर देखने के बाद अचानक भागने लगे। हमारे बीच लड़ाई बहुत तीव्र थी, लेकिन कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। पंख वाले आदमी को जो चोट लगी थी वह भी गंभीर नहीं थी। ये ग्रिम जाति की मजबूत महत्वपूर्ण शक्तियों द्वारा 1 मिनट में स्वचालित रूप से ठीक हो जाती। फिर भी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब वे भाग चुके हैं और मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उनका पीछा करूं, क्योंकि इससे घात लगाकर हमला हो सकता है और ऐसा दुर्लभ लग सकता है। लेकिन उनका उपयोग ग्रिम रेस और मानव दोनों द्वारा बहुत आम तौर पर किया जाता है। आह भरते हुए मैंने राक्षस कोर का एक और छोटा टुकड़ा खाया और शिकार करने के लिए दूसरे ग्रिम रेस राक्षसों की तलाश में चलना शुरू कर दिया। अभी भी सुबह थी और मैंने उन पक्षी पुरुषों पर आधे घंटे से ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया था। इस सोच के साथ मैंने नए शिकार की तलाश शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं पिछले 2 घंटों से शिकार की तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। ग्रिम जाति के जो राक्षस मुझे मिले वे अन्य मनुष्यों से लड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। मैं बस चल रहा था जब मैंने कुछ सुना और वह आवाज मेरे करीब आती जा रही थी। जल्द ही मैंने देखा कि 2 मनुष्य मेरी ओर दौड़ रहे हैं और वे दोनों लड़कियां लग रही थीं। वे बहुत तेजी से भाग रहे थे और जैसे ही वे करीब आए, मैंने पाया कि 4 वेयरवुल्फ शैतानी भाव के साथ उनका पीछा कर रहे थे और उनकी गति से ऐसा लग रहा था कि वे लड़कियों पर बढ़त बना रहे हैं। पीछा करने के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे की गति धीमी करने के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। 4 वेयरवुल्फ में से 3 वेयरवुल्फ लड़कियों पर हमला कर रहे थे, जबकि एक अन्य लापरवाह भाव के साथ उनका पीछा कर रहा था और उसके पास अपने कवच के अलावा कोई हथियार नहीं था।
वेयरवुल्फ का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सतर्क हो गया और सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार हो गया। मुझे कहना होगा कि ये दोनों लड़कियां काफी मजबूत हैं क्योंकि दोनों ही मास्टर स्टेज के पीक लेवल पर होने के बावजूद 4 मेजर स्टेज वेयरवुल्फ के अधिकांश हमलों को रोकने में सक्षम हैं। अगर केवल 2 वेयरवुल्फ होते तो मुझे यकीन है कि ये दोनों लड़कियां उनसे निपटने में सक्षम होती। वे दोनों मेरी ही उम्र की लग रही थीं और उनमें शासन शक्तियों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए मैं इस बात से सहमत हो सकता था कि ये दोनों लड़कियां संभवतः पश्चिमी रक्त से हैं। जैसे जैसे वे करीब आई, मुझे उनके चेहरे साफ साफ दिखने लगे और ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़कियां जुड़वां हैं और बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी उन्हें आसानी से पहचान सकता था क्योंकि एक के बाल काले थे जबकि अन्य के बाल दमकल की गाड़ी जैसे लाल रंग के थे। दोस्त, क्या तुम इन भेड़ियों से लड़ने में हमारी मदद करोगे? अगर हम बच गए तो हम तुम्हें अच्छा इनाम देंगे, लाल बालों वाली उस लड़की ने दूर से कहा जब उसने मुझे दूर से देखा। मैंने सिर हिलाया और अपने भंडार से मिड लेवल नाइट ग्रेड तलवार निकाली। ये पहली बार होगा जब मैं ग्रिम युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल करूंगा। पिछली बार मैं अपने आत्मविश्वास में इतना अधिक डूब गया था कि मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा इसकी मदद से लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती। यदि यह सामान्य समय होता तो मैं भाग जाता, भले ही मदद मांगने वाली 2 सुंदर लड़कियां होती, क्योंकि मैं कम से कम 2 वेयरवुल्फ के खिलाफ लड़ रहा होता। लेकिन 2 घंटों तक मुझे शिकार करने के लिए कोई ग्रिम जाति का राक्षस नहीं मिला, जिससे मैं काफी निराश हो गया। यहाँ तक कि 4 वेयरवुल्फ को मेरी ओर आते देखकर भी मेरा मूड खुश हो गया। मैंने पहले ही सनफायर नियम को सक्रिय कर दिया था जब मैंने देखा कि 2 लड़कियां मेरी ओर आ रही थीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैंने हत्या के नियम को समझ लिया है। और ये देखने के बाद कि 4 वेयरवुल्फ 2 लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, मैंने इसे 100% शक्तिशाली रूप से उपयोग किया था। सनफायर की 100% शक्ति का उपयोग करते हुए मुझे थोड़ा सिरदर्द महसूस हो रहा है। हालांकि यह हल्का है, उस सिरदर्द की तुलना में कुछ भी नहीं जो मुझे तब हुआ था जब मैंने 2 नियमों की शक्ति का एक साथ उपयोग किया था। वह सिर में दर्द था, लेकिन फिर भी सिरदर्द हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी नियम शक्तियों का उपयोग उनकी सीमा तक करना चाहता हूं तो मुझे मानसिक शक्ति की गंभीर आवश्यकता है। जल्द ही दोनों लड़कियां मेरे सामने आई और मेरे दोनों तरफ खड़ी हो गईं। मुझे कहना होगा कि वे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सुंदर हैं। वे सिर्फ सुंदरता में एलेन से मुकाबला करने में कतराती हैं। हमारी मदद करने की आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद। अन्य लोगों के विपरीत जो 4 मेजर स्तर के वेयरवुल्फ को देखकर भाग गए थे जो हमारा पीछा कर रहे थे, फायर इंजन लाल बालों वाली लड़कियों ने कहा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उनके प्रति सतर्क भी था, ये सोचकर कि वे वेयरवुल्फ को एक नया लक्ष्य देकर भाग जाएंगे, जो कि मैं हूं। लेकिन लड़कियों ने ऐसा नहीं किया और मेरे साथ खड़ी रहीं। अगर उन्होंने मुझे धोखा दिया होता तो मुझे मौत के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती। हे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नायक युवतियों को बचाने आया है, लेकिन देखो, नायक की ताकत इतनी कम है कि उसे खत्म करने के लिए मेरा एक नाखून ही काफी है, प्रमुख वेयरवुल्फ ने कहा और वह अपने 2 साथियों के साथ हमसे थोड़ी दूर पर रुका। हा, ये सुनकर उसके पीछे खड़े 3 अन्य वेयरवुल्फ हंसने लगे। मैंने उनकी हरकतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सतर्कता से खड़ा रहा। ये सब मुझे गुस्सा दिलाने की तरकीब थी। अगर मैं गुस्सा हो गया और उन पर हमला कर दिया तो ये वेयरवुल्फ मुझे जान से मार देंगे, इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता। नेता से सावधान रहो, वह अन्य वेयरवुल्फ से अधिक शक्तिशाली है, लाल बालों वाली लड़की ने कहा। मैंने सिर हिलाया। सभी 4 वेयरवुल्फ मेजर स्टेज पर हैं, लेकिन वेयरवुल्फ का नेता अन्य 3 वेयरवुल्फ के संयुक्त की तुलना में अधिक दमनकारी शक्ति को बाहर कर रहा है। वह निश्चित रूप से अन्य 3 वेयरवुल्फ की तुलना में अधिक मजबूत होगा, संभवतः एक टोटेम आत्मा या गुप्त विधि को समझा होगा। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने मन ही मन कोसा। जब मैंने पहली बार ग्रिम युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुझे 2 कुलीन राक्षस मिले। एक टोटेम स्पिरिट को बुला सकता था जबकि दूसरे ने ऑकल्ट मेथड को समझ लिया था। तुम दोनों बाकी 3 वेयरवुल्फ को संभालो, जबकि मैं नेता से निपटूंगा, मैंने कहा, जिससे दोनों लड़कियां और वेयरवुल्फ नेता स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं सबसे कमजोर वेयरवुल्फ से लड़ना चुनूंगा, लेकिन इसके बजाय मैं सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक वेयरवुल्फ से लड़ना चुन रहा हूं। पंख, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? वेयरवुल्फ नेता ने शांत स्वर में पूछा। तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हारे अंदर रूनिक डिस्क भर दूंगा और सुंदर मैना क्रिस्टल इकट्ठा करूंगा, मैंने उसी चिढ़ाने वाले लहजे में जवाब दिया। गुंडा, तुमने अभी जो कहा है उसके लिए तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा, वेयरवुल्फ नेता ने कहा और अपनी बड़ी कुल्हाड़ी के साथ मुझ पर झपटा।